तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन स्टडी सर्विस में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा आने वाला एग्जाम दिसंबर वाला 2024 का। टारगेट 2024 है हमारा। कौन सा? दिसंबर वाला एचपी टेट का। तो हमने पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ा अपना प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। बिल्कुल पेपर वाली प्रैक्टिस हम करेंगे सीक्वेंस में। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपनी मेन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक नया कोर्स, जितने भी अभी नए कोर्स स्टार्ट हुए हैं उन सब में 40% तक का ऑफ चला हुआ है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर में स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करिए और इनरोल हो जाइए। रक्षाबंधन ही स्पेशल आपको मिल जाएगा ऑफर। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखो, आपके पास चार ऑप्शन है। आपने बताना है आपकी नेचुरल जो सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, जिन्हें हम कहते हैं, वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मून रहेगा, चंद्रमा रहेगा। अब देखिए, नेचुरल सैटेलाइट का क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास दो किस्म के सैटेलाइट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ह्यूमन मेड, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, जैसे आपको ये दिख रही है। ये स्पेस एजेंसी के द्वारा पृथ्वी के कक्षा में भेजी जाती हैं। और दूसरी होती है नेचुरल, जो प्राकृतिक है। सभी ग्रहों के पास लगभग मरकरी को छोड़ के और वीनस को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सबके पास अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये वो है जिन्हें हम मून कहते हैं। एग्जामिनर आपको मून लिख सकता है या फिर आपको प्राकृतिक सैटेलाइट पूछ सकता है। तो इतना समझ आया है कि आपका जो मून है वही आपकी नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का कौन है? हमारा चंद्रमा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, जो आपका क्षुद्र ग्रह है ना, वो किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो मार्स और जुपिटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। कहाँ जैसे होती है, किसकी ये बनी होती है, और आखिर ये क्षुद्र ग्रह है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। अब मैंने क्या बताया आंसर में? आपका मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ही आपकी जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, वो पाई जाती है। अब मार्स कौन कौन सा है? अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास अच्छे से देखी है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आपको पता होगा मार्स हमारा चौथे नंबर का ग्रह है और पांचवें में हमारा जुपिटर का ग्रह है। और इन दोनों के बीच में आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, जो ये आप देख रहे हो। ये आपको पत्थर जैसे दिख रहे होंगे। तो बेसिकली आखिर एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी किसकी होती है? अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बनी होगी प्लैनेट्स। जब फॉर्मेशन हुई, जब बनने की प्रक्रिया चल रही थी हमारे ग्रहों की, उसी वक्त काफी सारे ग्रह थे जो बन नहीं पाए थे। तो वही आज के टाइम में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट में हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये किस किस के बीच में है? आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। अग, अगर अभी हम देखें, आपको 8 प्लैनेट दिख रहे होंगे इसी टाइम। तो हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में तो जाना कि क्षुद्र ग्रह हमारे कौन कौन से होते हैं। तो इसी के साथ हम एक बार हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं और कितने ग्रह हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखो, आपका एक सन आ जाता है, जो कि स्टार है। सेलेस्टियल बॉडीज है, इसकी हम बात अगले क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखो, पहला आपका आ जाता है मरकरी हमारा। दूसरा आपका वीनस आ जाता है। पहला है मरकरी, दूसरा वीनस। तीसरे में आपके आ जाती है हमारी अर्थ, प्यारी सी पृथ्वी, जहां पे हम सब रहते हैं। चौथे में हमारा आ जाता है मंगल यानी मार्स। पांचवें में जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा ग्रह भी है। और अगर सबसे छोटे की बात करूं तो आपका वो मरकरी यानी बुध ग्रह होगा। छठे में बात करूं, हमारा सैटर्न शनि ग्रह हो जाता है। आठवें में हमारा यूरेनस आ जाता है। हाँ सॉरी, सातवें में हमारा यूरेनस आ जाता है और आठवें में हमारा नेपच्यून आ जाता है।
तो ये 8 प्लेनेट हमने देखे थे। अब इसके साथ साथ हमारे जो लास्ट के 4 प्लेनेट हैं वो हमारे गैसियस और आइस जाइंट है, यानी क्या, गैस से टोटली बने हुए हैं आपके और आइस से बने हुए हैं। इन्हें गैसियस या आइस जाइंट प्लेनेट भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट के आपके 4 हैं, आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, तो वो हमारे, तो अगर मैं सिंपल से सिंपल बोलूं तो वो रॉक के हैं। तो रॉक के हैं यानी चट्टानों और पत्थरों से वो बने हुए हैं, तो ये क्या है आपके रॉकीएस्ट प्लेनेट, रॉकीएस्ट प्लेनेट हैं आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। देखो, हमारी पृथ्वी के सबसे जो नजदीक आकाशीय पिंड है, या फिर आप कह सकते हैं खगोलीय पिंड। देखो, आप सेलेस्टियल बॉडी को आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं और खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। अगर एग्जामिनर खगोलीय पिंड लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें पूछा है आपके पृथ्वी की जो सबसे नजदीक है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो देखो, आपके ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आपका ये खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड है, वो होते क्या है। रिमेम्बराइज करिए हमारी पिछली क्लास, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये आपके घर की छत है या फिर आप किसी जमीन में खड़े हैं, ये आप हो, और ये ऊपर आकाश है। आपको आकाश में जितनी भी चीजें चमकती हुई दिख रही है ना, जो रात्रि के, खासकर रात्रि में, क्योंकि दिन में तो आपको सूरज के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, तो रात्रि के समय आपको जितनी भी चीजें चमकती हुई आपको आसमान में दिखती हैं, वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी आपका खगोलीय या फिर आकाशीय पिंड कहलाती हैं। तो सबसे नजदीक कौन सा होगा हमारा, तो ऑप्शन को देखते हैं। तो देखो, अर्थ, अर्थ में तो आप खुद हो, तो यहां से तो पूछा है कि अर्थ से कौन सी नजदीक होनी चाहिए, तो अर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। दूसरे में गैलेक्सी, गैलेक्सी यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें तो हम खुद हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गैलेक्सी तो काफी बड़ी होती है। हमें तो सबसे नियरेस्ट बताना है। उसके बाद हमारी अगर फोर्थ ऑप्शन में अगर हम ध्यान दें तो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स काफी दूर दूर हैं। तो सबसे नजदीक क्या है, हमारा चंद्रमा, हमारा मून। क्यों, क्योंकि ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, आपको दिख रहा है, चमकता हुआ भी दिख रहा है आपको आसमान से। जो भी चीजें चीजें चमकती हुई आपको दिख रही हैं, वो सारी की सारी क्या है, आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपके टोटल 8 ग्रह हैं। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर का है। अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, हमारे जब क्षुद्र बेल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या होती है, तभी मैंने रिमेम्बराइज करवाया था आपको जानबूझ के, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला था। तो सबसे बड़ा आपका रहेगा जुपिटर। अब जब हम बड़े की बात कर ही रहे हैं ना, तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्लेनेट किसके सीक्वेंस में है। देखो, डिस्टेंस, दूरी के सीक्वेंस में तो हमारे वैसे ही रहेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे आते हैं। अगर मैं बात करूं ना इनके साइज में, इनके आकार के, जो इनका आकार है उस क्रम से हम चलें, उस सीक्वेंस से चले, तो ये थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका आ जाता है जुपिटर, जो सबसे बड़ा है। दूसरे पर है आपका सैटर्न। तीसरे में अगर मैं बात करूं तो आपका यूरेनस है। चौथे पे नेपच्यून है। अगर इसे हम अच्छे से समझे तो देखो, पुरानी वाली में इमेज में आपको लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे सीक्वेंस में कैसे थे, लास्ट के ये हमारे गैस जाइंट, मैंने आपको बताया गैस जाइंट हमारे, या फिर गैसियस या आइस जाइंट हमारे प्लेनेट हैं। तो अभी इनका सीक्वेंस कैसे था, ये पांचवा ग्रह है, ये छठवां, ये सातवां और आठवां। सेम सीक्वेंस में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, बट होगा क्या, इस बार हम स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से करेंगे हम। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब हम बिगेस्ट की बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट ग्रह यही होगा, सेकंड यही होगा, थर्ड यही होगा और फोर्थ यही होगा। याद करने की ट्रिक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपका पहला जुपिटर है, सेम सीक्वेंस रखेंगे। दूसरा आपका सैटर्न है। तीसरा आपका यूरेनस है और चौथा आपका नेपच्यून है हमारा। अब सीक्वेंस कहाँ से चेंज होगा, हमारे जो रोकीएस्ट प्लेनेट थे, चट्टानों वाले जो ग्रह थे, यहाँ से अब थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा।
आपको पता है सबसे छोटा हमारा मरकरी है, तो वो लास्ट में आएगा। तो पहले चार आपको क्लियर हो गए। हमारा उसी सीक्वेंस में एक दो तीन चार करके चलेगा। अगर अब मैं बात करूं हमारा जो पांचवा है, तो पांचवे में हमारी आ जाती है पृथ्वी। छठे में हमारी आ जाता है वीनस। सातवें में आ जाता है हमारा मार्स। और आठवें में लास्ट में आ जाती है मर्क्यूरी हमारी। कौन कौन से? ये पांचवें में हमारी अर्थ है, छठे में हमारा वीनस, सातवें में हमारा मार्स, और आठवें में हमारी मर्क्यूरी। समझे? तो इसको मतलब ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक, दो, तीन, चार, ये पांच, छ, सात और आठ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे हो सकता है जुपिटर का नाम ना दिया हो, आपको हो सकता है आपको अर्थ दी हो एक, नेपच्यून दिया हो, मरकरी दी हो, और साथ में मार्स दिया हो, और इनमें से पूछा हो सबसे बड़ा क्या कौन सा है। अगर आपको ये सीक्वेंस अच्छे से आता है तो अब आपको पता होगा आपका आंसर क्या है, नेपच्यून होने वाला है, क्योंकि इन चारों में से सबसे बड़ा तो यही है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं हमारा। हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा, फिफ्थ। वाई इज द अर्थ कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखो सिंपल सा है, आपका पृथ्वी नीला इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में ज्यादातर पानी पाया जाता है। वन थर्ड, सॉरी, टू थर्ड जो सरफेस है ना वो पानी से ही आपका कवर है। टू सरफेस यानी बात करूं तो आपकी, अगर लैंड की बात करूं तो लैंड का जस्ट एक ही हिस्सा, जितनी आपको गोल पृथ्वी दिखती है ना उसमें से सिर्फ एक, अगर हिस्से अगर हम उन्हें प्रॉपर बांट देना इक्वल में चार हिस्से करके, तो उसमें से अकेला एक हिस्सा ही हमारा जमीन का है, बाकी तीन हिस्से पानी के। इतना ज्यादा वाटर पृथ्वी में है, इस कारण इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। स्टार अपेयर टू मूव फ्रॉम, तारे गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल से समझे तो ये आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है कि जब तारे जाते हैं, आपने अक्सर आसमान में देखा होगा रात को तारे कहीं और होते हैं, सुबह उठते हैं हल्के हल्के से तारे दिख रहे होते हैं, तो उनकी जो जगह होती है वो चेंज हो चुकी होती है। क्या होती है? चेंज होती है। तो किस तरफ मूव कर रहे हैं आपके? तो इसे याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट आपके स्टार्स घूमते हैं। और अगर प्लैनेट्स पूछ लें या हमारी अर्थ पूछ लें तो वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं। हमारी अर्थ और बाकी मोस्ट प्लैनेट्स, ज्यादातर प्लैनेट हैं आपके, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, और स्टार्स उल्टा इससे ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं वो। और अगर हम अभी स्टार की बात कर ही रहे हैं तो स्टार के रिगार्डिंग में आपको हल्का सा थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे स्टार्स स्टार्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अनदर चीजें होती हैं। तो देखो स्टार आपकी क्या है, देखो आपको स्टार आकाश में दिख रहे हैं रात्रि को, तो सबसे पहले ये तो चीज क्लियर है कि आपकी ये सेलेस्टियल बॉडी है। क्या है? आपकी सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड है आपका। अब देखो स्टार किससे बने हुए होते हैं? डस्ट से बने होंगे और गैस से। अब डस्ट और गैस ये किस चीज की होंगी? ये बादलों में होंगी आपकी। किस चीज के बादल होंगे आपके? डस्ट और गैस के बादलों से ही हमारे तारों की रचना होती है। अब इनसे जब रचना होगी ना तो तारे में ना अपनी एक हीट होगी, यानी अपनी हीट है तारे के पास, अपनी लाइट है। जी हाँ, गर्मी भी है और अपनी एक रोशनी भी है। अब रोशनी तो हमारी सूरज के पास भी है, हीट तो सूरज के पास भी है, लाइट सूरज के पास भी है, तो सूरज क्या है हमारा? तो सन भी हमारा क्या हुआ? सन भी हमारा बेसिकली स्टार ही तो हुआ। स्टार ही तो हुआ क्योंकि उसके पास भी अपनी और हीट और लाइट है। स्टार के पास भी अपनी हीट और लाइट है। तो इस बात से आप ये समझो कि जो आपके तारे हैं वो छोटे नहीं है, रियलिटी में इतने ज्यादा बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, पर वो दूर इतने हैं जिसके कारण हमें छोटे दिखते हैं।
तो स्टार में मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है और अनदर क्वेश्चन भी। तो नोट डाउन साथ साथ में करते चलिएगा। जो सबसे ज्यादा स्टार में पाई जाने वाली चीज है वो आपकी हाइड्रोजन है। लगभग आपकी ये 70% स्टार में पाई जाती हैं, और बाकी कुछ जो अनदर गैसेस हैं, जैसे आपकी हीलियम होगी, ऐसी अनदर गैसेस एक्सेट्रा पाई जाती है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आप ये याद रखिएगा कि जो हमारे ये हाइड्रोजन है, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तारों में पाई जाती है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से और बड़ा अच्छा बनता है। जो तारे की रचना है, जब तारे आपकी बनते हैं, यानी आपकी जो फॉर्मेशन है, उसकी प्रोसेस हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं समझेंगे कि प्रोसेस होती क्या है, क्योंकि प्रॉपर हमें नहीं समझना है। हमें जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। तो हम उतना ही समझेंगे। देखो, दो तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं आपकी। एक तो होगी आपकी न्यूक्लियर फिजन, और दूसरी आपकी होगी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, अगर आपके पास ना एक एटम मॉलिक्यूल है। देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। एटम, मान लीजिए ये आपका एक एटम है। अब इस एटम का क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, फिजन में ना चीजें टूटती हैं। तो ये इस एटम के ना बन जाएंगे हमारे दो एटम। ठीक है। पर इससे जब हम उल्टा करके देखें, यानी अपने फ्यूजन में देखें, तो जो दो चीजें होंगी ना, वो आपके मिलकर एक बन जाती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखनी है कि न्यूक्लियर फिजन के कारण आपके स्टार बनते हैं, ना कि न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आपके स्टार की रचना होती है। और ये मानव के द्वारा कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल क्या किया जा सकता है, आपका न्यूक्लियर फिजन। अब कैसे होगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि कितने हाइड्रोजन मिलने से आपका हीलियम बनती है, जिसके कारण हमारा तारा एक बनता है। तो चार जब हाइड्रोजन आपके मिलेंगे ना, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ये आपके चार हाइड्रोजन है। जब चार हाइड्रोजन मिलेंगे तो जाके एक हीलियम बनेगा आपका। और जब ये प्रोसेस होती है तब ही आपका तारा बनता है, और यही सेम प्रोसेस आपकी सन में भी हो रही है। ठीक है। अब समझिए आपके तारे क्या हैं और उनमें से आपको क्या याद रखनी थी चीजें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेवंथ, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज एन। देखो, हमें बताना है जो सभी ग्रह हैं जो आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो किस, जो घूमने की उनकी जो आकृति है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, किस आकृति में घूमते हैं। तो देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं हमारे मैक्सिमम। हमारे 6 ग्रह, 8 में से 6 ग्रह हैं जो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, और 2 हैं जो उल्टे घूमते हैं। ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और ईस्ट टू वेस्ट हमारे कौन से घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट हमारा एक वीनस हो गया, और दूसरा हमारा हो गया यूरेनस। ये उल्टे घूमते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और बाकी हमारे 6 के 6 ग्रह हो गए वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। अब जो ये इनके घूमने की आकृति है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं। तो देखो, इस आकृति को हम कहते हैं एपिथिकल पाथ। अब ये आपका एपिथिकल पाथ क्या है, इसे हम थोड़ी सी अपनी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये आपका सोलर सिस्टम है, आपको अच्छे से दिख रहा है। इसमें आपको अच्छे से आपको आपका सन दिख रहा है, उसके चारों ओर जो घूमते हुए हैं आपके हमारे ये प्लैनेट्स, ये आपको दिख रहे होंगे। अब देखो, इसमें एक अनदर लाइन आपको और दिख रही होगी। सभी प्लैनेट्स में ना ऐसी लाइनें हैं। ये जो लाइन है, ये इनका रास्ता ही कुछ इस तरीके से घूमेंगे। जो ये आपको इनकी लाइनें दिख रही हैं, जो ये ऐसे इस तरीके से घूम रहे हैं, इसी को ही हम एलिथिकल पाथ के नाम से जानते हैं। और यही एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन से घूमते हैं, किस तरीके से घूमते हैं। अगर मैं बेसिकली आपको सिंपल से सिंपल और सिंपल समझाने की कोशिश करूं, तो ये मान लीजिए आपका सन है, ये मरकरी है। तो ये जो मरकरी आपकी इस तरह से घूम रही है ना यहाँ पर, ये वीनस है आपका।
जो ये घूमने की जो ये इनकी है ना डायरेक्शन, इसी को हम एपेथिकल पाथ कहते हैं। समझ आया इतना? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड। देखो, तारों का एक विशाल प्राणी को डैश कहा जाता है। आपको एक सिस्टम बताना है जो आप पे काफी सारे तारे हैं, मिलकर वो क्या बनते हैं। तो देखो, वो आपके मिलकर बनने वाले हैं आपकी गैलेक्सी। अब गैलेक्सी जो आपकी होती है वो बिलियंस ऑफ स्टार, कितने, काफी बिलियंस ऑफ स्टार से मिलने से एक आपकी सिंगल गैलेक्सी बनती है। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। आपकी यानी गैलेक्सी अगर मैं बोलूं तो आपकी मंदाकिनी होगी। मंदाकिनी हम बोलेंगे हिंदी में गैलेक्सी को। अब ये गैलेक्सी है कैसी और किस तरीके से वर्क करती है और एग्जैक्टली क्या है, तो देखो, ये जो आपको दिख रही है ना गैलेक्सी, यही आपकी क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे। इसमें जो ये आपको छोटे छोटे इतने सारी चीजें ये दिख रही है ना, जितना भी आपको ये चमकता हुआ दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? आपके स्टार्स हैं। और इसी किसी में हम छोटे सी जगह में ना साइड में ना जाके हमारा अपना क्या है? सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है। और उसी सौर मंडल में हमारी अपनी एक पृथ्वी है। अब देखो, अगर आप गैलेक्सी को समझ रहे हो ना, एक बात का ध्यान रखना, गैलेक्सी के लिए एक नहीं है आपकी, बड़ी सारी जब गैलेक्सी होंगी आपकी ना, तो उसका एक बनती है जिसे हम कहते हैं लोकल क्लस्टर। लोकल क्लस्टर। अब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसमें आप हो। पृथ्वी के बाद आपका आ गया सोलर सिस्टम, ऐसे। ये आपकी छोटी सी पृथ्वी है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम आ गया आपकी गैलेक्सी में, जिसमें काफी सारी चीजें हैं बीच में। ठीक है, ये आपकी एक गैलेक्सी आ गई। और कई सारी ऐसी गैलेक्सीज मिलकर बनती हैं लोकल क्लस्टर। और ये कई सारे लोकल क्लस्टर मिलकर बनेंगे आपके सुपर क्लस्टर। इस जो ये आपका एक सुपर क्लस्टर होगा, इसमें कई सारी गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा? सुपर क्लस्टर। और जब ये आपका सुपर क्लस्टर कई सारे मिल जाएंगे, तब जाके आपका बनेगा आपका यूनिवर्स, जिसमें ये कई सारे होंगे। समझ आए अब? यूनिवर्स बेसिकली हमारा है क्या और उसमें कितनी सारी चीजें हैं। तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपके अर्थ से, और जाके यहाँ पे यूनिवर्स में खत्म होता है आपका। तो यूनिवर्स आपकी हर चीज है जो आपको दिखती है, वो हर चीज आपकी यूनिवर्स ही है। सिंपल अगर भाषा में हम यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स होता क्या है, तो हर दिखने वाली चीज आपकी यूनिवर्स का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो तारों की अगर बात करें, तो जो सबसे नजदीकी तारा रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीनस। वीनस क्यों? क्योंकि वीनस ही हमारा इवनिंग स्टार होता है, या फिर मॉर्निंग स्टार। इसे दोनों नामों से जाना जाता है, हमारा इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से। और इसमें खास बात क्या है, इसे आप डेली देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। तो ये आपका सबसे नजदीकी तारा है हमारे पृथ्वी से, क्या है? वीनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी डेज डज इट्स टेक द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट इसमें हमें आज एक अनदर चीज मैंने ऐड की है इसमें। ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि सबको पता है 365 डेज है। पर ये 1/4 क्या है हमारा? तो देखो, एग्जामिनर पता है आपसे कैसे अनदर इसे चेंज करके पूछ सकता है, 365 डेज और 6 आवर्स। जी हाँ, हमारी पृथ्वी को ना पूरा एक साल का चक्कर लगाने में, रेवोल्यूशन करने में ना, 365 डेज तो लगते हैं, पर उसके साथ 6 घंटे और लगते हैं। जब ये 6 घंटों को ना आप 4 के साथ डिवाइड करोगे, 4 साल जब हो जाते हैं, 6
छ तब ये बन जाते हैं आपके 24 घंटे। तब एक दिन और बढ़ जाता है, इसी कारण 29 जो आपकी फैब आती है, 29 फरवरी, यानी आपका लीप ईयर, वो इसी के कारण आता है, ठीक है। क्योंकि 6 घंटे एक्स्ट्रा हर साल में ये लेता है। और जो 4 साल जब हो जाएंगे तो 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटे से आपका एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, 29 फरवरी। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो मैंने अभी आपको पीछे जैसे बताया, आपका वीनस जो है वो स्टार है। प्लैनेट के साथ साथ वो स्टार है, वो चमकता है। तो जो आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, वो भी वीनस ही है, क्योंकि वो चमक रहा है। वो तारे की श्रेणी में भी है, वो चमक रहा है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। अगला देखते हैं हम। हाँ, 12th क्वेश्चन हमारा 12वां। द पोलर स्टार इंडिकेट्स टू विच डायरेक्शन? ध्रुवीय तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो आपको बताना है, आप जब आसमान में देखते हो, आपको पता होगा हमारे एशियन टाइम में जब पुराने लोग थे, तो वो डायरेक्शन का पता करना करना होता था उन्हें, तो वो आसमान की तरफ हमारे पोल स्टार को देखा करते थे, या फिर हम कहें हमारा नॉर्थ स्टार, हमारा नॉर्थ स्टार को देखा करते थे। किस लिए? डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपसे पोल स्टार पूछा है, जिसको हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, यानी हमारा ध्रुवीय तारा। अगर नॉर्थ स्टार के नाम से हम इसे जानते हैं, तो मतलब ये सिंपल सा हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ साइड साइड ही होगा, इसी कारण इसका नॉर्थ स्टार नाम पड़ा। तो ये हमेशा आपको आसमान में नॉर्थ साइड में मिलेगा चमकता हुआ। अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा ये चमक रहा होगा नॉर्थ स्टार में, नॉर्थ साइड में, जिसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। इसी के कारण हम डायरेक्शन का पता लगाया करते थे हमारे पुराने टाइम में, आसमान को देखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? सन के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह था सीक्वेंस में, वो क्या था? आपका मरकरी। तो वही सबसे आपका क्लोजेस्ट ग्रह हुआ हमारा बुध ग्रह, मरकरी। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द प्लेनेट नाउ एज द अर्थ ट्विन इज? आपको पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो बताना है कि वो कौन सा है। तो वीनस ही आपका पृथ्वी का ट्विंस है। अब ये ट्विंस क्यों है? अगर आप देखोगे ना, हमारी अर्थ का साइज और वीनस का साइज हमारा लगभग एक बराबर है। हल्की सी अर्थ बड़ी है, वीनस हल्का सा छोटा है, पर लगभग एक बराबर है, जिसके कारण इसे अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है। अर्थ का जुड़वा ग्रह हमारा वीनस कहा जाता है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आज का 15th क्वेश्चन हमारा। विच प्लैनेट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम? अब सोलर सिस्टम के अगर हेड की बात करूं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, एटलीस्ट अगर आप टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एचपी टेट की आप कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट आप क्लास 6 से 8 तक तो पढ़ ही लीजिए खुद से भी, हल्की सी रिवीजन के तौर पर। अगर आपने पढ़ी होगी क्लास 6 की, तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपको सिंपल सा एक साइड में कॉलम बना के बड़ा अच्छे तरीके से दिया गया है कि आपका सोलर सिस्टम क्या होता है। जिसको सोलर सिस्टम का मीनिंग पता होगा, उसको ये आंसर आता होगा कि हेड क्या है। देखो, सोलर का मतलब होता है आपका सन। सन को हम सोलर कहते हैं, और सिस्टम को हम कहते हैं फैमिली। फैमिली मतलब सन की फैमिली। अगर सन की फैमिली है तो हेड तो सन ही होगा ना हमारा, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। तो सोलर सिस्टम का नाम ही इसी से पड़ा है कि ये सूर्य का परिवार है, यानी सोलर सिस्टम है। क्लियर है इतना? तो आज के लिए हमारे ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने कल टॉपिक किया था हमारा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेशक ये देखने में 15 क्वेश्चन होंगे, पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन काफी मिली है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकते थे।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप नोट्स साथ साथ में बना रहे होंगे। और मैं आपको जाने से पहले एक बार फिर से रिमेम्बराइज करवा दूं। हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है हमारा रक्षाबंधन में, जल्दी से इसे ज्वाइन करिए सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है। बम्पर ऑफर है हमारा, 40% तक लगभग इसमें ऑफ है। कुछ नहीं करना है आपको, जल्दी से आपको प्ले स्टोर अपना ओपन करना है, स्टडी सर्विस ऐप सर्च करिए, वहां से डाउनलोड करिए। और सभी के सभी कोर्सेज में आप देखोगे तो लगभग 40% तक का ऑफ आपको सभी कोर्सेज में मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो फोन नंबर में आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ एक नए टॉपिक में।